ब्रिटिश अपने लिए कोठी बनाने की इजाजत मांगते थे, जो कि जैनुद्दीन अहमद खान ने कभी नहीं दी। धीरे धीरे जैनुद्दीन के इंतकाल के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम मीर जाफर था। वह बहुत लालची था, इसलिए अंग्रेजों ने उसके साथ संधि कर ली और ये तय किया कि तुम अपनी सेना हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगी, और यही मीर जाफर ने किया। इस पूरी बात का अगर हम निचोड़ निकाले तो यही निकलता है कि अंग्रेजों ने शुरुआत तो व्यापार देगी, लेकिन अंततः भारत पर आक्रमण करके उस पर राज करना चाहा। अंग्रेजों जब भारत में आए तब आम लोग एकदम सीधे सरल थे, लेकिन जो राज कर रहे थे वो राजा ज्यादातर अयासी मौज शौक में डूबे हुए थे। अंग्रेजों चालक लोमड़ी जैसे थे। उनके पास उस समय युद्ध के सबसे अच्छे हथियार थे। अंग्रेजों ने व्यापारी मथक के लिए राजाओं से मंजूरी ली और साथ में अपना लश्कर खड़ा किया, जो उस समय शिस्त और अच्छी ट्रेनिंग वाला था। भारत के राजा उनकी कमजोरी अंग्रेजों को मालूम थी। किसी भी दो प्रदेश के राजाओं को आपस में नहीं बनती थी। वो दूसरों को मारने के लिए अंग्रेजों की मदद चाहते थे। अंग्रेजों ने वो बंदर जो दो बिल के बीच रोटी का भाग आपस में बेचने के लिए उसमें से खाता गया, ठीक वैसे ही चालाकी, अकलमंदी, राजाओं के आपस का झगड़े और देशद्रोही लोगों का साथ पाकर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरा भारत पर कब्जा किया, और उसके लिए लश्कर में सैनिक भी भारत में से ही भर्ती किए। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से कई लाभ हुए हैं। आज उन्हीं के बलबूते यह उन्नति की राह पर है। आइए जाने वे क्या है। देश कभी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहर इसके प्रमाण है। यहाँ न केवल भारतीय शिक्षा प्राप्त करते थे, बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। आज इनके बारे में जो भी जानकारियां जुटाई जा रही है वे यहाँ रहे एक चीनी छात्र हवेमित्सान के लेखों से जुटाई जा रही हैं। इन्हें बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने स्थापित किया था। 13वीं शताब्दी के बाद इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था और न ही किसी ने शिक्षा देने में कोई रुचि ली। ये काम फिर अंग्रेजों ने किया। वर्ष 1857 उन्होंने यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद फिर कई अन्य विश्वविद्यालय खोले। शिक्षा पहले कुछ लोगों के लिए प्रतिबंधित थी, उनके लिए भी इसके द्वार खोले गए। भारतीय समाज धीरे धीरे कुरीतियों की ओर अग्रसर होता जा रहा था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाई, जिसमें विधवा हुई स्त्री को भी पति की चिता में बैठाकर जला दिया जाता था। इसी तरह पैदा हुई कन्या को भी मार दिया जाता था, इस पर भी रोक लगाई गई। कुछ कुरीतियां क्षेत्रीय स्तर पर चला करती थी, जैसे पेशवाओं ने अपने राज्य में शूद्रों को गले में हांडी तथा कमर में झाड़ू बांधकर चलना होता था। त्रावणकोर क्षेत्र में शूद्र स्त्रियों को स्तन खोलकर चलना होता था। दक्षिण में ही यलम्मा देवी के मंदिर में दान की गई लड़कियों का खूब शारीरिक शोषण होता था और वे देवदासी कही जाती थी। इसी तरह नवविवाहिता शूद्र स्त्रियों को पहली 3 रातें शुद्धिकरण हेतु किसी ब्राह्मण के साथ गुजारनी होती थी। किसी भव्य महल, पुल आदि के निर्माण पर नरबलि दिए जाने की प्रथा थी। ऐसी सब प्रथाओं को अंग्रेजों ने ही प्रतिबंधित कर समाज में सुधार किया था। इस तरह ये सुधार अंग्रेजों द्वारा गुलामी कई समय किए गए थे, वरना ये कुप्रथाएं चलती रहती और देश शिक्षा विहीन होता। वैसे भेदभाव बढ़ाने वाली जाति प्रथा अभी भी कायम है, जिसे समाप्त करने के लिए कोई हिंदू संस्था आगे आती दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुगल यहाँ शासन करने आए थे और सिर्फ शासन करने। मुगल से पहले भी भारत पर बहुत आक्रमण हुए, लेकिन कोई ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी नीति यहाँ का खजाना हड़पने की थी, शासन करने की नहीं। अंग्रेज भी यहाँ शासन करने आए थे, लेकिन वो शासन के साथ साथ भारत को लूट भी रहे थे। मुगल का विरोध भारत के लोग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो राजतांत्रिक नीति से काम कर रहे थे, जैसे पहले के राजा क्या करते थे, इसलिए उससे भारत के लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं थी। मुगल भारत की संस्कृति के लिए उतना खतरनाक नहीं थे, औरंगजेब को छोड़कर, जितना अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था और पूरी तरह से हमारे देश को लूट लिया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों का